यहाँ पर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम के बारे में। जैसे कंट्रोल सिस्टम के बारे में स्टेप रेस्पॉन्स अगर हमें दिया हुआ है, जैसे कोई सिस्टम है उसका हमें दिया हुआ है स्टेप रेस्पॉन्स, स्टेप रेस्पॉन्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्रांजिएंट फंक्शन सिस्टम का निकालते हैं। ट्रांजिएंट फंक्शन, तो स्टेप रेस्पॉन्स की बात करें, मान लीजिए स्टेप रेस्पॉन्स हमें दे रखा है y ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस के 7 डिवाइड बाई 3 ई की पावर माइनस टी प्लस 3/2 ई की पावर माइनस 2t माइनस 1/6 ई की पावर माइनस 4t। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ट्रांजिएंट फंक्शन निकालना है। तो ट्रांजिएंट फंक्शन कैसे निकालेंगे? ट्रांजिएंट फंक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी वाई बाई एस हम निकाल लेंगे। 1 का क्या होता है, 1/s होता है, माइनस के 7 का 7/3 होगा, ई की पावर टी का होगा 1/s प्लस 1। इसी तरीके से 3/2 1/s प्लस 2। इसी तरीके से माइनस 1/6 1/s प्लस 4। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि ये s+1 s+2 s+4 है, नीचे की साइड आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर y ऑफ s की फाइनल वैल्यू आएगी s+8 डिवाइड बाई s+1 s+2 s+4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांजिएंट फंक्शन यानी ट्रांसफ़र फंक्शन है सिस्टम का आ जाएगा, यानी कैलकुलेटर पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि ट्रांसफ़र फंक्शन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, यानी किस टाइप का सिस्टम हम लेते हैं जिसके लिए ट्रांसफ़र फंक्शन एप्लीकेबल हो। ट्रांसफ़र फंक्शन, तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा लीनियर और टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। लीनियर एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम, वेरिएंट सिस्टम, इसके लिए हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ट्रांसफ़र फंक्शन लीनियर और टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। और हम देखते हैं टेक्निक की बात करें, एक्चुअल पॉइंट रूट लॉकस का कौन सी टेक्निक से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं रूट लॉकस की एक्चुअल पॉइंट की बात करते हैं। एक्चुअल पॉइंट कौन सी टेक्निक से प्राप्त किया जाएगा, ये हम RH क्राइटेरिया जो होता है, राउथ हर्ट्ज़बर्ग क्राइटेरिया, उससे हम प्राप्त करेंगे। यानी हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन, ये हम कह सकते हैं कि टेक्निक कौन सी यूज की जाती है, जो कि एक्चुअल पॉइंट एट विच द रूट लॉकस क्रॉस द इमेजनरी एक्सिस, यानी इमेजनरी एक्सिस पर एक्चुअल पॉइंट हमें निकालना है। एक्चुअल पॉइंट कहाँ पर निकालना है, इमेजनरी एक्सिस पर निकालना है। तो अभी हम यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, RH क्राइटेरिया की टेक्निक है यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखना है जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा। जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम, जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम के लिए अगर ट्रांसफ़र फंक्शन हम देखें, तो जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन होगा 1/s, ये होल्ड के लिए हो जाएगा, और जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा 1 माइनस के ई की पावर माइनस st। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कंट्रोल सिस्टम का टाइप हमें बताना है। जैसे ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है, या फिर GSHS की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, GSHS के सिस्टम के लिए कि s+2 डिवाइड बाई s
एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। तो यहाँ पर हमें बताना है टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप हमारा सिस्टम है, टाइप यहाँ से हम देखते हैं और ऑर्डर हम यहाँ से देखते हैं। टाइप इसका 1 है। अगर हम सिस्टम की बात करें, टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम कैसा है, 1 है। और ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कौन सा है, ये ऑर्डर एस को एस स्क्वायर को ऐसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 आएगा, इसकी पावर 3, यानी ऑर्डर 3 है। तो टाइप और ऑर्डर हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट सिस्टम का मेजर किया जाता है। वेलोसिटी एरर कांस्टेंट कब सिस्टम का मेजर किया जाता है, तो इनपुट क्या देंगे हम वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के लिए, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। जैसे हमारे पास 3 तरह के इनपुट होते हैं, एक तो यूनिट स्टेप होता है, एक होता है रैंप इनपुट और एक होता है पैराबोलिक। तो वेलोसिटी होता है वो रैंप इनपुट के लिए होता है वेलोसिटी, यानी kv। एक होता है पोजीशन और एक होता है एक्सीलरेशन। तो यूनिट स्टेप है, यूनिट रैंप इनपुट है, हम वेलोसिटी एरर कांस्टेंट मेजर करने के लिए हमें इनपुट में देना होगा यूनिट रैंप इनपुट, यूनिट रैंप इनपुट। और यूनिट पैराबोलिक इनपुट देते हैं हम एक्सीलरेशन के लिए, और पोजीशन एरर के लिए हम यूनिट स्टेप इनपुट देते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, हमें उस सिस्टम को बताना है कि किस तरीके का सिस्टम है। जैसे हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया हुआ है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो दिया हुआ है सिस्टम का, वो दिया हुआ है s की पावर -5 डिवाइड बाई s प्लस 2 एंड s प्लस 3। ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किस सिस्टम का दे रखा है। तो ये किस टाइप का सिस्टम है, तो हम कहेंगे ये नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। किसके द्वारा हम पता चला, हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा ये पता चला है कि नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करें कि एक हमें फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ टी की वैल्यू हमें दे रखी है। एफ ऑफ टी किस तरीके से दे रखा है हमें, जैसे हम यहाँ पर बात करें, ये टाइम है, ये हमारा एफ ऑफ टी है। इसमें हमें क्या करना है, ये इम्पल्स सिग्नल हो जाएगा आई। तो ये हमारा क्या शो करेगा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन को शो करता है। ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन को ये शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करें, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम क्या यूज करते हैं, यानी किस टाइप का कंट्रोल सिस्टम हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर। तो ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है हम यूज करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक में क्लोज लूप लग रहा है, लेकिन ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे एक ब्लॉक डायग्राम यानी रिडक्शन ब्लॉक डायग्राम देखते हैं हम। जैसे हमने इनपुट दिया जी ऑफ एस पर, यहाँ पर हमें मिल रहा है आउटपुट, यहाँ से हमने ले लिया बैक यानी फीडबैक, यहाँ से दिया हमने इनपुट। अब इसको हमें ड्रॉ करना है, यानी जी ऑफ एस से वी ब्लॉक को आगे लाना है। तो जी ऑफ एस से वी ब्लॉक को आगे लाएंगे, यानी कि ये क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारी आर इंटू जी एस। अगर फीडबैक हम देखें तो बी की वैल्यू आर इंटू जी एस हमारी आनी चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए हम यहाँ पर हम कह सकें बी की वैल्यू क्या है, आर को जी एस से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो हमें इसको चेंज करेंगे तो आर को जी एस से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं जी एस, यहाँ पर हमने रख दिया सी और यहाँ पर रख दिया हमने इनपुट। लेकिन अगर हमें यहाँ पर वी लाना है
तो इसका मतलब जी और एस से मल्टीप्लाई करके लाना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वी किससे मल्टीप्लाई होगा, आर इंटू जी एस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी इक्वल टू आर इंटू जी एंड एस, तो इससे ये कंपनसेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि एक सिस्टम के अंदर इनपुट दिया जाता है साइन टी, यानी एक्स टी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्स ऑफ टी, इनपुट दे रखा है साइन टी, और सिस्टम किसको दिया जाता है, ये इसको सिस्टम को दिया जाएगा के डिवाइड बाई एस प्लस वन, इसको ये सिग्नल दिया जा रहा है एक्स ऑफ टी। हमें निकालना है यहाँ पर वाई ऑफ टी, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स हमें निकालना है। स्टेडी स्टेट के अंदर वाई ऑफ टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टेडी स्टेट के अंदर अगर वाई ऑफ टी की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, जैसे के साइन टी दे रखा है, साइन टी 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 कितना, किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। अगर हम एस की वैल्यू 1 रख देते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर, तो ये हो जाएगा स्टेडी स्टेट के अंदर के डिवाइड बाई √2 साइन टी माइनस के 45, ये हमारा स्टेडी स्टेट एरर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक की, हम बात करते हैं। जैसे कौन सा है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक नहीं है लीनियर कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो हम बात करते हैं लीनियर कंट्रोल सिस्टम के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी टेक्निक कौन कौन सी हैं। तो लीनियर कंट्रोल सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी टेक्निक यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन जो टेक्निक हैं वो कौन कौन सी है। वर्ड प्लॉट है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है। एक होता है हमारे पास में नाइक्विस्ट प्लॉट है, ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन है, नाइक्विस्ट प्लॉट। एक होता है हमारे पास में निकोलस चार्ट है, ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन है, निकोलस चार्ट, ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए इफ़ द इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम आर इनहेरेंटली जीरो, तो इनहेरेंटली सिस्टम की इनिशियल कंडीशन दे रखी है जीरो। इनहेरेंटली सिस्टम की इनिशियल कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, इनिशियल कंडीशन जीरो दे रखी है। तो इसका फिजिकली मीन क्या है, तो इसका फिजिकली मीन की अगर बात करें हम, फिजिकली इसका मतलब क्या है फिजिकली, तो फिजिकली इसका मतलब होगा द सिस्टम इज वर्किंग विथ जीरो रेफरेंस इनपुट। तो हम कह सकते हैं द सिस्टम इज वर्किंग विथ जीरो रेफरेंस इनपुट, रेफरेंस इनपुट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज पावर कंट्रोल एप्लीकेशन की, हम बात करते हैं। जैसे लार्ज पावर कंट्रोल एप्लीकेशन, तो लार्ज पावर कंट्रोल एप्लीकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है लार्ज पावर कंट्रोल एप्लीकेशन में, हम यूज़ करते हैं डीसी सिस्टम, ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। डीसी सिस्टम ज़्यादा सूटेबल होगा लार्ज पावर कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हमें निकालना है। जैसे सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, समीशन पॉइंट दे रखा है, वापस से यहाँ पर समीशन पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पर हमें सिस्टम दे रखा है जैसे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है, ये आर और एस है, यानी इनपुट दिया है हमने। इसको हमने सिस्टम को दिया है किस पर, 10 डिवाइड बाई एस+1, और इसको हमने दे दिया है किसको, सी एस को।
अब यहाँ पर क्या करना है, एस की वैल्यू है, इसको हमें देखना है एस की वैल्यू, इसमें क्या चेंज होने वाला है। और एक हमें यहाँ पर एकदम फीडबैक डायरेक्ट दे रखा है, यानी एक तो एस के साथ में फीडबैक है, एक के साथ में फीडबैक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें सी एस निकालना होगा, सी एस डिवाइड बाई आर एस निकालना है हमें। अगर हमें सी एस निकालना है यानी कि आउटपुट हम निकालें, तो आउटपुट क्या होगा, 10 डिवाइड बाई एस प्लस 1। इसको हमने डिवाइड कर दिया है किसके साथ में, 1 प्लस एस के साथ में इसको मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस एस के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 एस प्लस 1। तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस, और नीचे हो जाएगा हमारा एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एस प्लस 11। तो हम कहेंगे नीचे की साइड जो हो जाएगा हमारा एस प्लस 11 हो जाएगा। या फिर हम इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम ऊपर आ जाएगा हमारा 10 और नीचे रह जाएगा क्या, एस स्क्वायर प्लस 11। अगर हम इसमें एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 10 भी हम करते हैं तो भी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्योंकि एस से मल्टीप्लाई किया है, एस से एस कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये हो जाएगी हमारी एस प्लस 11। अब एस प्लस 11 हमारे पास में है 10 एस प्लस 11 हमारे पास में है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी, 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 11 एस, 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 11 एस। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम यहाँ पर बात करें, यानी ये वाला सेक्शन हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ये ब्लॉक सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 10s प्लस 10s प्लस 10 इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि ये एस स्क्वायर प्लस 1 है, या पूरा हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, यानी एस स्क्वायर प्लस एस यहाँ तक A1 के लिए हो जाएगा। फिर एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा और 10s प्लस 10 करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 11s हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 11s। और नीचे वाला हमारा रह जाएगा एस प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम कैंसिल करेंगे तो। और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 11s प्लस 10, तो 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 11s प्लस 10 हमारा सी एस डिवाइड बाई आर एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, पहले तो 1 के साथ में सॉल्व किया है, फिर एस के साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो सी एस डिवाइड बाई आर एस की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 11s प्लस 10। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए एक नेटवर्क हमें दे रखा है, इस तरीके से नेटवर्क है, 10 ओम 20 ओम, यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है हमें 40 वोल्ट, और यहाँ पर कैपेसिटर दे रखा है हमें 1/2 फेरड। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वोल्टेज की वैल्यू, यहाँ पर हमें देखना है कि वोल्टेज दे रखा है, पहली बात तो 20 वोल्ट स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है, वो दे रखा है 20 वोल्ट। dV/dt की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज दे रखा है 20, हमें निकालना है dV/dt की वैल्यू।
तो dV/dt की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले तो वोल्टेज तो 20 दे रखा है, इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 वोल्टेज दे रखा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू होगी यहाँ पर 20/20। तो ये आ जाएगी 1 एम्पियर यहाँ पर करंट होगी, जो 20 वोल्टेज है उसके अक्रॉस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 एम्पियर करंट होगी, 1 एम्पियर। अब वोल्टेज अक्रॉस जो 10 ओम है वो क्या होगा? 40 में से 20 घटा देंगे तो 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर 20 वोल्ट। अब हम देखें कि यहाँ पर करंट है, कैपेसिटर के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि यहाँ पर 20 है, वोल्टेज 10 है, तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी और 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी, यानी 1/2 फेरड कैपेसिटर है, उसका अक्रॉस 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो हम कह सकते हैं C इंटू dV/dt, ये क्या है? 1/2 कैपेसिटर इंटू dV/dt, ये आएगी वैल्यू। अब हम कह सकते हैं dV/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? C इंटू dV/dt है, कैपेसिटर हमारा 1/2 दे रखा है और dV/dt, तो dV/dt हम निकाल सकते हैं कितना? यानी कैपेसिटर की वैल्यू 1/2 हमें दे रखी है, तो इसका मतलब C की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर dV/dt इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा, 2 वोल्ट पर सेकेंड। तो ये हम निकाल लिया, 2 वोल्ट पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्लोज लूप गेन सिस्टम का, हमें निकालना है। जैसे बात करते हैं क्लोज लूप गेन की, क्लोज लूप गेन ऑफ सिस्टम। तो क्लोज लूप गेन हम सिस्टम का निकालें यहाँ पर, तो क्या होगा क्लोज लूप गेन? जैसे ये हमारे पास में सिस्टम है -3, यहाँ पर आउटपुट हमें मिल रहा है, यहाँ पर 1/2 हमने फीडबैक के रूप में दे दिया है, और यहाँ पर K ऑफ S है। तो हमें यहाँ पर क्लोज लूप गेन सिस्टम का निकालना है। तो क्लोज लूप गेन कैसे निकालेंगे? क्लोज लूप गेन की बात करें, जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है पॉजिटिव फीडबैक, अगर हम फीडबैक की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। तो पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग हम क्लोज लूप गेन निकालते हैं। क्लोज लूप गेन क्या होगा? MS इक्वल टू CS/RS। CS क्या है हमारे पास में? CS होता है G ऑफ S डिवाइड बाई 1 - के GS/HS, यही वैल्यू होती है। अब G ऑफ S क्या है हमारा? -3 डिवाइड बाई 1 - के G ऑफ S H ऑफ S क्या है? -3 3/2 हो जाएगा ये, तो ये +3/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 5/2 हो जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -के 6/5, और ये हमारा होगा पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्लोज लूप गेन -6/5। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि फोर्स वोल्टेज है वो किसके एनालॉगस है? अगर फोर्स हमारा किसके एनालॉगस है? वोल्टेज के एनालॉगस है। फोर्स किसके एनालॉगस है? वोल्टेज। तो हम बात करते हैं मास किसके एनालॉगस होगा? तो मास होगा हमारा इंडक्टेंस के एनालॉगस। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि एक हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ दे रखा है, सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो इस तरीके से दे रखा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है, यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है। सिग्नल फ्लो ग्राफ इस तरीके से है कि यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? फॉरवर्ड पाथ निकालना है और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल लूप हमें निकालना है। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं।
फॉरवर्ड पाथ और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल लूप हमें निकालना है। तो पहली बात तो यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ कैसे निकाल लेंगे। जैसे ये नंबर अगर यहाँ पर जा रहा है, ये हमारा xt है यानी इनपुट है, ये हमारा yt है यानी कि आउटपुट है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसको बैक ले लेंगे, ये लूप बन जाएगा हमारा। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि ये सिस्टम है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, फॉरवर्ड पाथ और हमें निकालना है। तो फॉरवर्ड पाथ कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि पहला फॉरवर्ड पाथ हमारा हो गया ये, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड पाथ। दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो गया हमारा ये इस तरीके से। तीसरे फॉरवर्ड की बात करें, तीसरा फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा हमारा यहाँ पर से, ये कनेक्शन है यानी तीसरा फॉरवर्ड पाथ यहाँ से निकलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तीसरा फॉरवर्ड पाथ कहाँ से होगा, इस तरीके से होगा तीसरा फॉरवर्ड पाथ। फिर चौथा फॉरवर्ड पाथ हम देख लेते हैं, ये चौथा फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब हम बाकी फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। पांचवा फॉरवर्ड पाथ देखें, पांचवा फॉरवर्ड पाथ क्या हो सकता है। फॉरवर्ड पाथ में सिर्फ हमें आगे की तरफ बढ़ना है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि पांचवा फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। यहाँ से गए हम और पहले हम जाते हैं किस रूप में, इस रूप में जाते हैं। लेकिन अगर हम वापस मुड़ करके अगर इसी तरीके से आते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा। तो हमें फॉरवर्ड पाथ इस तरीके से देखना है कि आगे का सेक्शन हो। तो ये हमारे पास में 4 फॉरवर्ड पाथ हो गए हैं, बाकी 2 फॉरवर्ड पाथ और हमें देखने हैं। टोटल यहाँ पर 6 फॉरवर्ड पाथ हैं। फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, 6। और लूप, इंडिविजुअल लूप की बात करें, इंडिविजुअल लूप है यहाँ पर 4। तो लूप अगर हम देखें, जैसे एक लूप तो ये हो जाएगा, एक लूप ये हो जाएगा हमारा 2, एक लूप हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा। जैसे हम बात करें इस पॉइंट की बात करें तो ये ऊपर अंदर वाला पोर्शन है हमारा। टोटल 4 लूप होंगे। नेक्स्ट हम बात करें जो मेसन्स रूल है वो किसके लिए अप्लाई किया जाता है। मेसन्स रूल है हम सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए अप्लाई करते हैं और ये हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ ही है। मेसन्स रूल किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए अप्लाई किया जाता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें पोजीशन और वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट हमें निकालना है। पोजीशन और वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट हम कैसे निकाल लेंगे, ट्रांसफर फंक्शन हमें दे रखा है, हमें निकालना है पोजीशन और वेलोसिटी कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट हमें निकालना है। ट्रांसफ़र फंक्शन हमें दिया हुआ है यानी कि जी ऑफ एस की वैल्यू दे रखी है 50 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 एस वन प्लस 0.1 एस एंड 1 प्लस 2 एस।
ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो हम यहाँ पर पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं? तो पोजीशन एरर के लिए फार्मूला होगा हमारा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 1 एंड 2 दोनों का हम भाग दे देंगे यहाँ पर, तो यानी कि 2 का भाग दे देंगे। लिमिट एच टेंड्स टू अगर 0 हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा 1 का भाग लग जाएगा, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो यानी 50 आ जाएगा। के वी हम बात करते हैं, यानी कि वेलोसिटी जो एरर कोफिशिएंट होता है उसमें हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो होता है, लेकिन एस इंटू जी एस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जी एस, तो यहाँ पर हम रखें लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा 50s डिवाइड बाई एच टेंड्स टू 0 रखेंगे, तो हम यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन एच की वैल्यू 0 रख रहे हैं इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के लिए ये यहाँ पर 0 हो जाता है, एच की वैल्यू 0 है इसलिए। तो सिर्फ पोजीशन एरर हमारे पास में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे रूट लॉ की हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। क्या बताना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, जी ऑफ एस का मान दे रखा है कि एस प्लस 1 एस प्लस 3 एस प्लस 5 डिवाइड बाई एस प्लस 2। हमें यहाँ पर ये बताना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इसका दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, ये कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। रेफरेंस टू रूट लॉकस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमें ये दिया हुआ है। तो इसके रेफरेंस में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट है ईच लॉकस, जो रूट लॉकस यहाँ पर स्टार्ट होता है उसे स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ से होगा, ओपन लूप पोल से। तो ये स्टार्ट होता है, कोई भी रूट लॉकस होगा वो ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है, यानी एंड होता है ओपन लूप 0 पर। ओपन लूप पोल पर स्टार्ट और ओपन लूप 0 पर ये होता है एंड। नेक्स्ट हम बात करें, 3 यहाँ पर सेपरेट क्या है, रूट लॉ की हैं, 3 सेपरेट रूट लॉ की हैं, सेपरेट रूट लॉ की, यानी रूट लॉकस हैं 3 सेपरेट। अगर हम बात करें यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के अंदर नेगेटिव फीडबैक का यूज हम करते हैं, किसका यूज करते हैं, हम नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी हम अगर कंट्रोल सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं तो उससे क्या चेंजेस आने वाला है। कंट्रोल सिस्टम नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं उससे क्या होगा, पहला तो डिस्टरबेंस है रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस, इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। दूसरा यहाँ पर नॉइज सिग्नल इन दी फॉरवर्ड पाथ, और हम कह सकते हैं एंड नॉइज सिग्नल इन दी फॉरवर्ड पाथ, यानी फॉरवर्ड पाथ में नॉइज सिग्नल है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, किस रीजन की वजह से एक्सेसिव बैंडविड्थ है कंट्रोल सिस्टम के द्वारा, यानी कंट्रोल सिस्टम में उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एक्सेसिव बैंडविड्थ इन कंट्रोल सिस्टम
किसके द्वारा अवॉइड की जा सकती है, या क्यों हम ज़्यादा बैंडविड्थ यहाँ पर नहीं लेते हैं। एक्सेसिव बैंडविड्थ इन कंट्रोल सिस्टम, तो इसकी वजह क्या है कि हम ज़्यादा बैंडविड्थ यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम में नहीं लेते हैं, क्योंकि नॉइस है वो प्रोपोर्शनल टू होती है बैंडविड्थ के। अगर हम ज़्यादा बैंडविड्थ लेंगे तो ज़्यादा हमारी नॉइस होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव बैंडविड्थ है, यानी यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के कंपैरिजन में डिस्क्रीट सिस्टम क्या होता है। कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की बात करते हैं। डिस्क्रीट सिस्टम क्या होता है। डिस्क्रीट सिस्टम, तो हमारा जो डिस्क्रीट सिस्टम है वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा स्टेबल होता है। मोर एक्यूरेट एंड मोर स्टेबल, तो हमारा जो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर यानी जो डिस्क्रीट सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूस सिस्टम की कंपैरिजन में जो डिस्क्रीट सिस्टम है हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा ही स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि हमें यहाँ पर एक रूट इक्वेशन दे रखी है, एस स्क्वायर एस की पावर 3 प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 3, इसके राइट हाफ में कितने रूट होंगे। तो राइट हाफ में अगर हम RH टेबल बनाते हैं और कोई भी फर्स्ट कॉलम के अंदर चेंज नहीं आता है, तो राइट हाफ में हमारे 0 रूट होंगे। अगर चेंज आता है तो जितने चेंज आएंगे उतने ही यहाँ पर प्लस से साइन या माइनस से प्लस होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूट चेंज होंगे। नेक्स्ट हमें बात करनी है यहाँ पर किसके बारे में, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम बात करनी है। टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, तो टाइम डोमेन एनालिसिस से हम देखते हैं हम कंट्रोल सिस्टम का क्या होता है। टाइम डोमेन एनालिसिस कंट्रोल सिस्टम के, तो टाइम डोमेन एनालिसिस अगर हम कंट्रोल सिस्टम का करते हैं तो इसका मतलब डेरिवेटिव कंट्रोल इम्प्रूव द सिस्टम ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। तो टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं तो पहला तो हमारा होता है कि जो डेरिवेटिव कंट्रोल है, डेरिवेटिव कंट्रोल, ये क्या करेगा, डेरिवेटिव कंट्रोल है, ये सिस्टम की ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। इम्प्रूव द सिस्टम ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस, सिस्टम ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। दूसरा हम बात करें जो इंटीग्रल कंट्रोल है, इंटीग्रल कंट्रोल से हमें कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर डेरिवेटिव कंट्रोल है। पहला तो सिस्टम ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, टाइम डोमेन एनालिसिस अगर हम कंट्रोल सिस्टम का करते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल कंट्रोल है, वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम को थर्ड ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हम इंटीग्रल कंट्रोल यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं इंटीग्रल कंट्रोल कन्वर्ट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इनटू थर्ड ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर सेम वैल्यू ऑफ के के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज्ड होती है इन डेरिवेटिव कंट्रोल वाइल डैम्पिंग इज इंक्रीज,
यानी कि डैम्पिंग हमारी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन डेरिवेटिव कंट्रोल है वो अनचेंज्ड रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये क्या करेगा, अगर हमारी डैम्पिंग इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब हमारा जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो इम्प्रूव हो जाता है। एन इंटीग्रल कंपनसेटर इंट्रोड्यूस ए टर्म ऑफ 1/s थस चेंज दी सेकंड ऑर्डर इनटू थर्ड ऑर्डर। जो इंटीग्रल कंट्रोल है उसमें यहाँ पर एक टर्म और जो जाती है 1/s, इसलिए जो ऑर्डर होता है सिस्टम का वो चेंज हो जाता है, यानी कि सेकंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर में चला जाएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स हमें लेने होते हैं। जो मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम यूज किए जा रहे हैं उनमें कौन कौन से फीचर हम ऐड करते हैं। मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में हम कौन से फीचर ऐड करते हैं, कोई भी ऑसिलेशन हम ऐड नहीं करेंगे, नो ऑसिलेशन। नेक्स्ट हम बात करें, प्रिंसिपल है होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन का किस में अप्लाई किया जाता है। होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल है होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन का किस में अप्लाई किया जाता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में ये अप्लाई किया जाएगा। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इनमें यहाँ पर होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हमें निकालनी है, एक सिस्टम हमें दे रखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें दे रखा है एफ ऑफ टी, यानी एफ ऑफ एस हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ओमेगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमें निकालना है फाइनल ऑफ एफ ऑफ टी, यानी फाइनल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी हमें निकालनी है, फाइनल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी की फाइनल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम बात करें एफ ऑफ टी यानी इसका इन्वर्स लाप्लास कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर टी की वैल्यू है इनफाइनाइट, ओमेगा की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम है। तो ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ओमेगा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, साइन के आगे यहाँ पर कुछ भी हो, इसकी जो रेंज है वो -1 से एफ ऑफ टी की वैल्यू है वो +1 होगी, क्योंकि साइन का मान -1 से +1 के बीच ही होता है। नेक्स्ट हम बात करें, कंट्रोल सिस्टम के अंदर डैम्पिंग है, डैम्पिंग इन कंट्रोल सिस्टम वो किसका फंक्शन होती है। तो कंट्रोल सिस्टम में हम डैम्पिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंट्रोल सिस्टम डैम्पिंग। तो कंट्रोल सिस्टम में जो डैम्पिंग होती है उसकी हम बात करें, डैम्पिंग किसका फंक्शन होती है, डायरेक्ट वो होती है 1 डिवाइड बाई गेन का अंडर रूट, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम में डैम्पिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करें रूट लॉकस की, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें बताना है रूट लॉकस का, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का रूट लॉकस हमें दे रखा है, रूट लॉकस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, रूट लॉकस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का रूट लॉकस क्या होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जे ओमेगा है, इसको हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा है -2, यहाँ पर हमारा है -1 और यहाँ पर है -3, और ये हमारा रूट लॉकस है, यहाँ पर आके ख़त्म होगा, पहले 0 पर आकर ख़त्म होता है। रूट लॉकस यहाँ से एक स्टार्ट होगा, फिर एक हमारा रूट लॉकस इनफाइनाइट पे चला जाएगा, यानी रूट लॉकस की हम बात करते हैं यहाँ पर, एक इधर डायरेक्शन में जा रहा है, एक यहाँ पर जा रहा है रूट लॉकस,
एक यहाँ पर है, यानी कि 3 से इधर है कंसीडर करते हैं, और एक से इधर है, यानी 2 यहाँ पर रूट लॉकस है, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर के 3 पर ख़त्म है, और 3 जगह से रूट लॉकस इसमें डिवाइड हो रखा है। तो यहाँ पर हम बात करें इसका रूट लॉकस क्या होगा, तो रूट लॉकस की बात करें, रूट लॉकस हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो रूट लॉकस है हमारा -1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड 0 -1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से स्टार्ट हो रहा है रूट लॉकस, और ये यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि रूट लॉकस पोल से स्टार्ट होता है, -1 और 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पोल से रूट लॉकस स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पर हो रहा है, -3 और इन्फाइनाइट पर एंड हो रहा है, इधर हम कह सकते हैं इन्फाइनाइट पर एंड हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो पोल हैं, यहाँ पर पोल की बात करें, पोल कहाँ पर है, पोल हमारा एक तो -1 पर है और एक हमारा पोल है 0 पर, यानी ओरिजिन पर, क्योंकि यहीं से 2 रूट लॉकस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। एंड कहाँ पर हो रहे हैं, एंड हमारे रूट लॉकस होते हैं 0 पर, यानी कि हम कह सकते हैं एंड एट -3 एंड इन्फाइनाइट, यानी जो 0 है हमारे वो क्या है, -3 और इन्फाइनाइट हमारा 0 है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन अगर हमें निकालना है तो 0 हम लिखते हैं ऊपर, तो इन्फाइनाइट के लिख दिए इन्फाइनाइट के लिए हमने लिख दिया k, और -3 के लिए लिख दिया हमने s+3, ये तो हो गया हमारा 0 के लिए। अब हम बात करते हैं पोल के लिए, पोल हमारा एक ओरिजिन पर है इसलिए हमने लिख दिया s, और एक हमारा -1 पर है इसलिए लिख दिया s+1। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन। अब हमें बात करना है कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम हमें दे रखा है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन उसका दिया हुआ है। यूनिटी फीडबैक का ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमें दे रखा है। यूनिटी फीडबैक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो दिया हुआ है, यानी g ऑफ s की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 4 1 + 2s डिवाइड बाई s² s+2, ये हमें दी हुई है। हमें क्या करना है यहाँ पर, इफ़ द इनपुट ऑफ सिस्टम इज यूनिट रैम्प, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी, इनपुट यहाँ पर दे रखा है यूनिट रैम्प पे, तो हमें निकालना है स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर हमें निकालनी है, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी, जैसे बात करें हमारा क्या है, ये टाइप 2 सिस्टम है। अगर हम बात करें टाइप की, टाइप होता है ऑर्डर होता है, तो टाइप हमारा 2 सिस्टम है। ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करें, यूनिट रैम्प है, यूनिट रैम्प मतलब टाइप 2 सिस्टम है। तो टाइप 2 सिस्टम के लिए अंदर स्टेडी स्टेट एरर हमारी 0 होती है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एस को हम क्या करते हैं, वेलोसिटी एरर हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी एरर क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एस g ऑफ s, अगर s की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं स्टेडी स्टेट एरर टाइप 2 सिस्टम के लिए यूनिट रैम्प के लिए क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में, यानी एक ट्रांसफ़र फंक्शन है कंट्रोल सिस्टम का, उसके अंदर पोल 0 कैंसिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है या सिस्टम किस तरीके का होगा, यानी हमें दे रखा है एक सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर पोल 0 कैंसिलेशन नहीं है, नॉट पोल 0 कैंसिलेशन। तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है किस तरीके से होगा, सिस्टम कम्प्लीटली कंट्रोलेबल होगा एंड ऑब्जर्वेबल होगा। सिस्टम कम्प्लीटली कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल, कंट्रोलेबल एंड
ऑब्जरेबल। नेक्स्ट हम बात करें लीनियर सिस्टम है किसको ओबे करता है, लीनियर सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात करें लीनियर सिस्टम, तो लीनियर सिस्टम किसको ओबे करता है, हमारा लीनियर सिस्टम हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र को ओबे करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। दूसरा होता है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल होता है इसका, रेसिप्रोसिटी को ही फॉलो करता है लीनियर सिस्टम। तीसरा हमारा सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है, सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को भी ये फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए लूप सिस्टम का गेन को डबल कर दिया जाए तो गेन मार्जिन क्या होगा, तो यहाँ पर बात करते हैं हम कि हमने क्या कर दिया है, लूप सिस्टम के गेन को डबल कर दिया है, गेन डबल कर दिया है, तो गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, गेन मार्जिन यहाँ पर हाफ हो जाएगा। जैसे हम रिलेशन हम देखें, गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन होता है 1 डिवाइड बाई गेन। अब गेन को अगर डबल कर देंगे तो गेन मार्जिन हाफ ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंडेड इनपुट के लिए हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पर दे रखा है सिस्टम के अंदर कि कोई भी पोल है वो राइट साइड में नहीं है लीनियर कंट्रोल सिस्टम का। हमें यहाँ पर दे रखा है कि नन पोल राइट साइड ऑफ एस प्लेन, एस प्लेन की राइट साइड में कोई भी पोल यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि बाउंडेड इनपुट के लिए किस तरीके का आउटपुट हमें मिलेगा। तो अगर हम कहें कि कोई भी पोल लीनियर कंट्रोल सिस्टम के लिए, नन पोल फॉर लीनियर कंट्रोल सिस्टम, लीनियर कंट्रोल सिस्टम के लिए कोई भी पोल राइट साइड में नहीं है, तब भी हम कह सकते हैं कि बाउंडेड इनपुट के लिए अनबाउंडेड आउटपुट हमें मिल सकता है। तो हम कह सकेंगे बाउंडेड इनपुट के लिए क्या हो सकता है, कुड बी अनबाउंडेड आउटपुट, अनबाउंडेड आउटपुट हमें मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट लॉकस प्लॉट है वो इंक्रीज हो जाता है अगर के इंक्रीज करेगा, तो हम कह सकते हैं रूट लॉकस प्लॉट के अंदर अगर के की वैल्यू इंक्रीज करते हैं रूट लॉकस प्लॉट में हम क्या कर रहे हैं, तो के की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, इंक्रीज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। फिर बात करते हैं हम नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम की। नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम है, उसमें 5 वोल्ट हम अपने अप्लाई किया है। नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, इसके अंदर हमने 5 वोल्ट है अप्लाई किया है। अब इसको फॉरवर्ड गेन दे रखे हैं 1 और फीडबैक गेन दे रखे हैं 1, तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड गेन दिया है 1 और फीडबैक गेन दिया है हमने 1। फीडबैक गेन क्या दिया है हमें 1। आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना है, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे,
तो जैसे हम बात करें, जैसे इनपुट हमने दिया है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर फॉरवर्ड गेन और फीडबैक गेन की बात करें, फॉरवर्ड गेन है हमारा 1, फीडबैक गेन है हमारा 1 और नेगेटिव फीडबैक है, ये हमारा XT की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट, यहाँ भी हमारे 1 दे रखा है। यहाँ पर हमें आउटपुट निकालना है यानी y ऑफ t की वैल्यू। तो y ऑफ t डिवाइड बाई x ऑफ t क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, यानी कि GH डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस 1 माइनस जी एस एच एस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी हाफ हो जाएगा। तो 5 वोल्ट का हाफ क्या हो जाएगा, y ऑफ t की वैल्यू 5 इंटू 1/2 यानी कि 2.5, तो 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का दे रखा है हमें, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये दिया हुआ है g ऑफ s इक्वल टू 1 डिवाइड बाई s प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पर निकालना है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल क्या होंगे, पोल एट क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो पोल निकालने हैं क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में जैसे कि क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, गेन हम निकाल लेते हैं GS अपॉन 1 प्लस GS HS की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि फीडबैक हमें 1 दे रखा है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम दे रखा है। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, MS की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये हो जाएगा GS की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई S प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई S प्लस 2 का होल स्क्वायर। इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 डिवाइड बाई S प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब हमारी जो पोल हैं, पोल क्या होंगे, पोल की लोकेशन होगी हमारी -2 और प्लस माइनस J1, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पर होंगे और रियल एक्सिस भी इंक्लूड होगा। अगर हम बात करें, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें पोल की, तो पोल का होंगे यहाँ पर होंगे, इस जगह पर ये पोल होंगे हमारे -2 प्लस माइनस J1। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें निकालनी है, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है किस सिस्टम की, इक्वेशन क्या दे रखी है, s की पावर 3 प्लस s प्लस 2। हमें यहाँ पर निकालना है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में कितने होंगे और जे ओमेगा में कितने होंगे, राइट हाफ में पोल कितने होंगे और जे ओमेगा एक्सिस पर कितने होंगे। तो राइट हाफ पर जैसे 2 और 1 2 में से है यहाँ पर, इसका मतलब साइन चेंज होगा, तो राइट हाफ में 2 जाएंगे और जे ओमेगा एक्सिस पर 0 होगा। इसको निकालेंगे कैसे, इससे RH क्राइटेरिया टेबल हम निकालें हैं। तो RH क्राइटेरिया टेबल कैसे बनेगी यहाँ पर, यानी कि राउथ अरे को हम बनाएंगे यहाँ पर। तो s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 और s की पावर 0। s की पावर 3 पर हमारे पास में 1 है, लेकिन s की पावर 1 के लिए हमें कुछ नहीं है, तो s की पावर 3 1 मान लिया है, इसको हमने छोड़ दिया है। s की पावर 2 के लिए बात करें, s की पावर 2 के लिए 0 है, लेकिन यहाँ पर s की पावर 2 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं s की पावर 3 प्लस s स्क्वायर प्लस s प्लस 2। तो ये 2 1 तो यहाँ पर आ जाते हैं s की पावर 3 और 1 के लिए,
और ये यहाँ पर आ जाता है, लेकिन एस स्क्वायर यहाँ पर है नहीं है, तो इसलिए 0 2 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि ये जो वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, यानी 0 को पॉजिटिव वैल्यू से रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो पॉजिटिव वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी 1 2। ये ईटा हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू ले ली है 1 1, और ये ई हमने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले ली है। अब इसमें एस की पावर 3, एस स्क्वायर, एस की पावर 1 और एस की पावर 0 कैलकुलेट करेंगे। तो ये ई जो हमने लिया है पॉजिटिव वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ये हो गया ई माइनस की 2, तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं, जैसे ई माइनस की 2 डिवाइड बाई ई, तो ये हो जाएगा ई माइनस के 2 डिवाइड बाई ई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर लेकर लिख सकते हैं, तो माइनस बाहर लेके लिखें तो इसको लिख दे सकते हैं हम माइनस के 2 माइनस ई, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें भी अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी साइन चेंज कितने हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है और फिर माइनस से प्लस हो रहा है, यानी 2 साइन चेंज हो रहे हैं, इसलिए राइट साइड में 2 गए हैं। और जे ओमेगा एक्सिस पर क्या होगा, जे ओमेगा एक्सिस पर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बात करते हैं साइन चेंज की कि अगर हमारे लिमिट ई की वैल्यू 0 रखते हैं, ई की वैल्यू 0 भी रखते हैं यहाँ पर, तो ये इन्फाइनाइट में चला जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट में चला जाएगा। लिमिट ई की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट में चला जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं साइन चेंज को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर साइन चेंज को चेक करने के लिए हम इस तरीके से करेंगे, लिमिट ई टेंड्स टू 0, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 0 आ जाएगा एक तो यहाँ पर, तो 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। और लिमिट ई टेंड्स टू 0 रखते हैं इसमें एस की पावर 1 वाले में, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के ईटा डिवाइड बाई ई, तो ये 0 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा माइनस के इन्फाइनाइट में। तो हम कह सकते हैं 2 साइन चेंज है, एक तो प्लस 0 से ये जाएगा माइनस इन्फाइनाइट में, और फिर माइनस इन्फाइनाइट से ये आ रहा है +2 में। तो इस तरीके से 2 साइन चेंज है, तो राइट साइड में 2 चले जाएंगे। और नंबर ऑफ LH प्लेन, यानी कि लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन में क्या होंगे, रूट 1 है, लेफ्ट हाफ में हमारा 1 है, और यहाँ पर 3 ही रूट है टोटल, जियोमेट्रिक एक्सिस पर कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिटी फीडबैक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें दे रखा है, जैसे यूनिटी फीडबैक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या दे रखा है, जी ऑफ एस की वैल्यू दी हुई है 25 डिवाइड बाई एस प्लस 6। हमें यहाँ पर पीक ओवरशूट इन स्टेप इनपुट रेस्पॉन्स हमें निकालना है, पीक ओवरशूट इन स्टेप इनपुट रेस्पॉन्स। तो पीक ओवरशूट की वैल्यू क्या होगी स्टेप इनपुट रेस्पॉन्स में, वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर डैम्पिंग जो रेशियो दे रखा है, डैम्पिंग रेशियो क्या है, 0.6 है। डैम्पिंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर है 0.6, और हमें निकालना है परसेंटेज ओवरशूट। तो परसेंटेज ओवरशूट की वैल्यू क्या होगी, तो परसेंटेज ओवरशूट का हमारे पास में फार्मूला होता है, वो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, पाई ऑफ डैम्पिंग रेशियो, पाई इंटू डैम्पिंग रेशियो डिवाइड बाई e की पावर √1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओवरशूट 10%। तो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम ओवरशूट है वो 10% आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, उसकी बात करते हैं।
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हमें दे रखा है एक, क्या दिया हुआ है, के डिवाइड बाई एस प्लस टू, ये जी ऑफ एस की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल रहा है सी ऑफ एस, और यहाँ पर हमें इनपुट में दिया हुआ है आर ऑफ एस की वैल्यू, यानी इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर आर एंड एस। तो इसमें हम बात करते हैं फीडबैक सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ के लिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे किस कंडीशन में के की वैल्यू क्या होगी और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम शो करें इसकी, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एस एच एस दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हम कह सकते हैं कि 1 प्लस के डिवाइड बाई एस प्लस टू दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के इक्वल टू 0। आर एस टेबल हम बनाएं या फिर एस की वैल्यू हम निकालें, तो एस की वैल्यू यहाँ से निकलेगी एस इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूड 1 माइनस के, क्योंकि ये माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूड वी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a से भी निकाल सकते हैं। क्यों हो जाएगा माइनस के 2 बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूड वी स्क्वायर 4 माइनस के 4ac यानी कि 4k डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से 2 4 बार आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 अंडर रूड 1 माइनस के डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 भाग जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 प्लस माइनस के अंडर रूड 1 माइनस के। अगर हम के की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पर अगर के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हम कहेंगे रूट है वो रियल है और डिस्टिंक्ट हैं, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हमारी के की वैल्यू 0 है, इसका मतलब रूट हैं वो क्या है, एस इक्वल टू 0 पर और -2 पर है, और के की वैल्यू 0 है तो या तो 0 होगा या -2 पर है, यानी कि पोल हैं ओपन लूप पोल, यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एच एस के ही हो जाएंगे। अगर के की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, रूट है वो -1 पे हो जाएंगे, रूट -1। अगर के की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1, दोनों ही कंडीशन में प्लस रखो या माइनस रखो, -1 और -1 हो जाएंगे, यानी कि रियल एंड इक्वल हो जाएंगे हमारे जो रूट हैं। और अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं रूट हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाते हैं, रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है एक सिस्टम का, हमें बताना है किस तरीके का सिस्टम है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है 1 माइनस एस डिवाइड बाई 1 प्लस एस। ये किसका एग्जांपल है हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करें तो ये हमारा ऑल पास सिस्टम के बारे में बता रहा है, ऑल पास सिस्टम, यानी ऑल पास सिस्टम का ये एग्जांपल होगा। हम देखें यहाँ पर वेलोसिटी लैग और ट्रांसपोर्टेशन लैग है। डिस्टेंस वेलोसिटी लैग और ट्रांसपोर्टेशन लैग है, ये कब हमें इफ़ेक्ट शो होता है। तो यहाँ पर हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टेंस वेलोसिटी लैग एंड ट्रांसपोर्टेशन लैग। डिस्टेंस वेलोसिटी लैग एंड ट्रांसपोर्टेशन लैग, ट्रांसपोर्टेशन लैग। तो इसका इफेक्ट क्या होगा,
इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फेज मार्जिन है, टू रिड्यूज द फेज मार्जिन, रिड्यूज द फेज मार्जिन। नेक्स्ट हम बात करें कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर दे रखे हैं, वो हमें बताने हैं। यानी हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ दे रखा है, एक इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर लूप बना हुआ है, एक लूप है इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारे सारे फॉरवर्ड में है, जैसे ये फॉरवर्ड में है, ये रिवर्स में है और ये फॉरवर्ड में है। फिर हम बात करें यहाँ पर एक लूप इस तरीके से बना हुआ है, ये रिवर्स में है, ये फॉरवर्ड में है, एक इस तरीके से लूप आ रहा है बैक साइड में, यानी ये भी फॉरवर्ड में है और ये हमारा फॉरवर्ड में है। यहाँ पर हमें CS मिल रहा है, यहाँ पर हमें RS इनपुट मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर हमें बताना है सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर। तो क्या हो सकता है सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप, नॉन टचिंग लूप। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हम काउंट करें तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, जैसे कि एक फॉरवर्ड पाथ तो सीधा ही हो जाएगा, दूसरा हमारा इधर से चला जाएगा, तीसरा हमारा है वो इधर से चला जाएगा। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है हमारे 3। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी नॉन टचिंग लूप की, तो नॉन टचिंग लूप क्या है हमारे पास में, एक तो ये लूप है यहाँ पर और एक ये लूप है, यानी एक ये लूप और एक ये लूप, ये दो नॉन टचिंग है, बाकी सब टच हो रहे हैं। तो नॉन टचिंग लूप की बात करें यहाँ पर, तो नॉन टचिंग लूप है सिर्फ एक। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में हम बात करेंगे अब हम बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम की क्लस्टरिफिकेशन हमें दे रखी है, सिस्टम बताना है किस तरीके का है। तो क्लस्टरिफिकेशन से बताना है हमें S² + 2S + 2 ये किस तरीके का सिस्टम है, इक्वल टू 0। तो सिस्टम की बात करें, ये हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, क्लस्टरिफिकेशन से हमें पता चलेगा यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम की और ओपन लूप सिस्टम की। एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, तो हमने कंपेयर किया है ओपन लूप को और क्लोज लूप को। तो जो क्लोज लूप है हमारा कंपेयर टू ओपन लूप, क्लोज लूप हमारा मोर एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट एंड स्टेबल, ये लेस होगा, लेस स्टेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा हमारा स्टेटमेंट है जो कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए सही है। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की हम बात करते हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की हम बात करें, गेन क्रॉस ओवर एंड फेज क्रॉस ओवर, ये क्या है हमारे स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं। गेन क्रॉस ओवर एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज गिव्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं, एक तो गेन क्रॉस ओवर होती है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, एक होती है हमारे पास में फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ये दो फ्रीक्वेंसी होती हैं हमारे पास में जो क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में ये बताती है। नेक्स्ट हम बात करें क्लोज लूप सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्लोज्ड लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम के अंदर क्या होता है, पहला तो हम कह सकते हैं कि
इट रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट पैरामीटर वेरिएशन। इट reduce the sensitivity of plant parameter variation, sensitivity of plant parameter variation, plant parameter variation। दूसरा क्या करेगा क्लोज लूप जो सिस्टम होता है, दूसरा ये इट हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द सिस्टम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, यानी हम कह सकते हैं सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है उसको ये कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है, कंट्रोल की ये एबिलिटी रखता है जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। यानी क्लोज लूप सिस्टम हमारा होता है वो हमारे रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट पैरामीटर वेरिएशन, और दूसरा ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी ये रखता है। बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।